जब आपको प्लेटर पे कोई चीज़ मिल जाती है ना, आपको उसकी कदर नहीं होती है। मेरे साथ भी यही चीज़ हुई थी। पापा ने मुझसे कहा कि बेटा मुझे तुम पर तो भरोसा है, लेकिन सामने वाले पर भरोसा नहीं है। एंड आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट व्हाट पापा सेड कि मतलब किसी और के एक्सपीरियंस से आप अपनी लाइफ के डायरेक्शन मत चेंज करो। मैं वही गलती कर रही थी। उसी दौरान राजश्री प्रोडक्शन पहली बार इज कमिंग अप विद टेलीविजन शो, मतलब इट्स अ वेरी बिग डील, जिसने मेरी लाइफ को सेकंड गियर से सीधा फिफ्थ गियर पे पहुंचा दिया। नमस्ते, मैं हूँ रीना कपूर। आप सब मुझे बहुत सारे नामों से जानते हैं, गंगा मैया, यशोदा मैया, रंजू, रानी, परी, लेकिन ये सब तो मेरे सिर्फ किरदार हैं। रीना कपूर कौन है, ये आज आप जानेंगे मेरी कहानी के थ्रू। मेरी अपब्रिंगिंग, मेरी परवरिश एक बहुत ही प्रोटेक्टेड एंड बहुत ही डिसिप्लिन एनवायरनमेंट में हुई है। जाहिर सी बात है, मेरे पापा नेवल ऑफिसर है तो ये तो होना ही था। मेरी 2 बहनें हैं, एक भाई है, मम्मी है। हम लोगों की बहुत ही क्लोज निट फैमिली है। एंड आप जानते हैं, पापा का हमें सिखाने का तरीका बहुत ही यूनिक था, बहुत अलग था। उन्होंने हमें कभी डांटा नहीं, कभी फटकारा नहीं, कहीं लेक्चर्स नहीं दिए। अब जैसे हर यंग इंसान पार्टीज पे जाता है, मैं भी जाया करती थी। तो मुझे याद है, एक बार मैं बहुत लेट घर आई, अराउंड 2 बज गए होंगे। मैं बहुत डरी हुई थी कि आज तो पापा ने मेरी क्लास लेनी ही है। और मैंने पहले ही नीचे से देख लिया था, वी यूज्ड टू स्टे ऑन द 6th फ्लोर। मैंने देख लिया था कि पापा बालकनी में ऐसे खड़े हुए हैं एंड घर की पूरी लाइट्स ऑन है। मैंने कहा गए काम से, आज तो पापा ने पता नहीं कितना लेक्चर देना है, डांटना है, मेरी पार्टी सब बंद हो जाएंगी। डरते डरते मैं ऊपर गई। पापा ने मुझसे सिर्फ एक चीज़ पूछी, बेटा खाना खाया? मैं कहा हाँ जी पापा, खा लिया। उन्होंने कहा ठीक है। लाइट्स ऑफ की और जाके सो गए। मुझे लगा आज नहीं बोलेंगे, कल बात करेंगे। अगले दिन भी कोई बात नहीं की। मतलब बात कर रहे हैं, नॉर्मल बातें कर रहे हैं, लेकिन उस बारे में बात नहीं कर रहे। अगले दिन करेंगे, उसके अगले, जब 3-4 दिन हो गए ना, तब मेरे दिल पे बड़ा भारी सा वो पत्थर जैसा था कि पापा बात क्यों नहीं कर रहे इस बारे में, बिकॉज समवेयर आई वाज गिल्टी। तो मैंने बात छेड़ी, मैंने पापा से बोला पापा देखो आप तो जानते ही हो कि हम लोग पार्टीज में जाते हैं, कभी कभी लेट भी हो जाते हैं, तो इसमें आप ऐसे क्यों हमारी वेट क्यों करते हो? मतलब जब तक हम आते नहीं आप सोते नहीं हो क्या? मतलब आपको हम पे भरोसा नहीं है? तब पापा ने एक ऐसी बात बोली थी जिससे इट गॉट मी थिंकिंग, मतलब अपने आप ही मेरे अंदर परिवर्तन आना शुरू हो गया। पापा ने मुझसे कहा कि बेटा मुझे तुम पर तो भरोसा है, लेकिन सामने वाले पर भरोसा नहीं है। एंड आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट व्हाट पापा सेड कि मतलब सच्ची बात है। मतलब मैं जिस एनवायरनमेंट में जा रही हूँ, जहाँ लाइक पार्टीज में जा रही हूँ, फ्रेंड सर्कल है मेरा, ठीक है, आई मे बी गुड एंड मेरे अंदर कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है, लेकिन जो पार्टी पे आ रहे हैं, क्या करने आते हैं? खाने पीने आते हैं, मस्ती करने आते हैं, और किसकी मस्ती की डेफिनेशन क्या है वो मैं क्या जानूं? मैं अपने आप को कितना भी सेफ गार्ड कर लूं, लेकिन सामने वाले की इंटेंशन पे मेरा तो कोई बस नहीं है ना। सो व्हाई गेट इनटू ऑल दिस? मतलब इज इट ऑल वर्थ इट? मतलब मेरे पापा को इतना ट्रबल देना, खुद को ऐसे सिचुएशंस में डालना, व्हाई? तब से मैंने सोचा कि नो, इट्स नॉट वर्थ इट। मैंने धीरे धीरे करके, मतलब अपने आप ही अंदर से ही पार्टी का सीन, पार्टी का भूत ना कम हो गया। ऐसा नहीं कि पापा ने डांटा, कोई लेक्चर दिया, कुछ भी नहीं। अंदर से मतलब उब गई मैं। मैंने कहा कि मुझे नहीं जाना पार्टीज वार्टीज के लिए। और जब मेरी पार्टी सीन थोड़ी कम हुई, ऑटोमेटिकली जो, जिन्हें मैं सोचती थी कि मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, वो मुझसे कटने लग गए। देन आई रियलाइज कि हाँ, मतलब उनका कोई मतलब ही नहीं था, उनको बस मस्ती करनी है, उनको गैंग बनाना है, दैट्स इट। दे आर नॉट माई ट्रू फ्रेंड्स। फिर इक्के दुक्के फ्रेंड्स रह गए। जब इतना टाइम मेरी लाइफ में रह गया, अब जब पार्टी नहीं है, फ्रेंड्स नहीं है इतने ज़्यादा, 1-2 फ्रेंड्स हैं, देन आई स्टार्टेड रीडिंग बुक्स।
बुक्स पढ़नी शुरू की, अपने साथ ज़्यादा वक़्त बिताना शुरू किया, सोचना शुरू किया कि मैं लाइफ़ में करना क्या चाहती हूँ। देन बुक्स पढ़ते-पढ़ते मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा झुकाव आध्यात्म की तरफ बहुत ज़्यादा है। मतलब स्पिरिचुअलिटी मुझे कहीं न कहीं बहुत नेचुरली आ रही है। मतलब आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग दोज़ बायोग्राफीज़ ऑफ सीयर्स एंड साधुज़ एंड संत, एंड उन सब में मुझे बहुत इंटरेस्ट आने लग गया। भगवान की दया से हम पर हमेशा ही गुरु महाराज का आशीर्वाद रहा है। एज़ इन लाइक हम लोग बचपन से ही अपने पेरेंट्स को, हमारे जो गुरु महाराज हैं, जिनको हम फॉलो करते हैं, उनके दरबार में सेवा करते हुए सिर्फ पेरेंट्स को नहीं, हमारी 4 जनरेशंस दादाजी धूनी वालों को फॉलो करती हैं। अब आते हैं लाइफ के चैप्टर नंबर 2 पे। जब आपके सामने सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आप लाइफ में करना क्या चाहते हैं, क्या करियर चूज करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो आपको भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना ही है। आप कब तक अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहोगे? बस हर यंग बच्चे की तरह मेरे भी माइंड में बहुत सारी चीज़ें आती थी कि मैं क्या बनूंगी, मैं एयर होस्टेस बनूंगी, ट्रैवल एजेंसी खोलूंगी अपनी, नहीं मैं एडवर्टाइजमेंट में जाऊंगी, पता नहीं क्या क्या, मतलब बहुत सारे हर रोज़ मेरे नए प्रोफेशंस हुआ करते थे। लेकिन एक्टिंग के बारे में मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मतलब कभी ख्याल ही नहीं आया कि मैं एक एक्टर बनूंगी। और उस वक़्त मैं मेरी जो सबसे बड़ी वाली सिस्टर है, उनकी एडवर्टाइज़िंग एजेंसी हुआ करती थी, तो वहाँ पे मैं एज़ ट्रेनी मैंने जॉइन किया हुआ था, ठीक है? वहाँ पे एक लड़की थी, जो एक्ट्रेस बनना चाहती थी। तो उसने मुझसे एक बार बोला कि देख बहुत बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर लेक टंडन जी बॉम्बे से आए हुए हैं, मुझे उनसे मिलना है, तू भी साथ चलना प्लीज़। मैंने कहा ठीक है, चल लेते हैं। मैं गई उनकी शूटिंग पे, दिल्ली में ही शूटिंग के लिए वो आए थे, एंड मैं दिल्ली में ही थी उस वक़्त। तो पता नहीं लेक जी को मुझ में क्या नज़र आया, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा क्या आपको एक्टिंग को अपना प्रोफ़ेशन बनाना है? मैंने कहा मुझे नहीं मालूम, मैं पापा से पूछ के आपको बताऊँगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपके पापा से बात करूँगा। ही स्पोक टू माय फादर एंड उन्होंने बोला कि मेरा एक बहुत बड़ा सीरियल चल रहा है कुरुक्षेत्र। उसमें बहुत बड़ी-बड़ी कास्ट है, तो मैं उसमें आपकी बेटी को कास्ट करना चाहता हूँ, क्या आप परमिशन दोगे? तो पापा ने कहा ठीक है, अगर बेटी का इंटरेस्ट है तो एक बार ट्राई कर लेते हैं। अब मुझे क्या मालूम मेरा क्या इंटरेस्ट, मैंने लाइफ में कभी किया ही नहीं। तो ठीक है, पापा मुझे बॉम्बे लेके आए, लेक जी ने मुझे कुरुक्षेत्र में कास्ट किया, एंड उस वक़्त मैं आशीष विद्यार्थी की वाइफ़ का रोल किया। अब मेरे लिए उस एज में वाइफ़ का रोल करना, एक तो एक्टिंग ही करना बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं था कि क्या करना है, कैसे करना है। ऊपर से एक वाइफ़ का रोल, तो मैं थोड़ा-सा अनकम्फ़र्टेबल थी। लेकिन मेरे को-एक्टर, मेरे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, द टीम, द एंटायर टीम वाज़ वेरी, वेरी कोऑपरेटिव। उन्होंने मुझे कम्फ़र्टेबल बनाया। अब होता ये है कि चलो शूटिंग तो चल रही है, लेकिन आप रहोगे कहाँ पे? यहाँ पे कोई ठिकाना तो था नहीं बॉम्बे में। तो पापा के एक फैमिली फ्रेंड थे, तो उनके घर में रह रही थी। पापा कुछ दिन मेरे साथ रुके और उसके बाद वो सेल के लिए चले गए शिप पे। तो मैं जब तक वहाँ रह रही हूँ, जैसे आप सभी जानते हो कि मतलब एक लिमिटेड टाइम के लिए इंसान वेलकम होता है एज़ गेस्ट आपके घर में। और मेरे साथ भी वही हुआ, कितने ही क्लोज़ फ्रेंड्स क्यों ना हो। अब शूटिंग का सीन तो ये चल रहा था कि 1 दिन शूटिंग होती थी, 5 दिन छुट्टी, फिर 1 दिन शूटिंग, फिर अब हफ्ता की छुट्टी। हाँ, मेरे को ये सीन समझ नहीं आया कि मतलब मैं जिस दिन शूटिंग कर रही हूँ तब तो मज़ा आ रहा है, लेकिन बाकी के दिन मैं क्या करूँ? एंड फिर मतलब अनकम्फर्टेबल भी था कि मैं अपने घर में तो हूँ नहीं, किसी और के घर में हूँ। मैंने लेक जी से बात की। मैंने कहा लेक जी, ये मतलब मैं दिल्ली जाना चाह रही हूँ, आई एम फीलिंग लिटिल होमसिक ऑल्सो। उन्होंने कहा ठीक है बेटा, हम आपका रोल एंड कर देते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगली बार आप आओ तो आप अपना माइंड बना के आना कि आपने इस लाइन को प्रोफेशनली एंड सीरियसली लेना है। बैग्स एंड बैगेजेस पैक करके बॉम्बे आना, वरना मत आना। मैं कहा हाँ जी ठीक है। आई न्यू ही वॉज लिटिल डिसअपॉइंटेड कि मतलब आप अच्छा खासा इतना, एंड ऐसा होता भी है जब आपको प्लेटर पे कोई चीज़ मिल जाती है ना, आपको उसकी कदर नहीं होती है। मेरे साथ भी यही चीज़ हुई थी। मैं छोड़ के चली गई दिल्ली, एंड आई वाज़ टू यंग आल्सो, इमैच्योर। जब दिल्ली गई तो मेरा मन ही ना लगे किसी काम में।
मुझे बार-बार शूटिंग का ही ध्यान आए, मुझे कि मैंने कहा पापा मुझे लगता है कि मुझे इसको प्रोफ़ेशन बनाना है। पापा ने कहा ठीक है, एक और ट्राई मार लेते हैं। तब मेरी शुरू हुई स्ट्रगल, काम के लिए नहीं, घर ढूँढने के लिए बॉम्बे में। येस, आई एम टेलिंग यू इट्स अ वेरी, वेरी बिग स्ट्रगल। मैं आई, बहुत जगह में रही, पेइंग गेस्ट, अजीब-अजीब से घर थे, मतलब कहीं पे एरिया बहुत छोटा था, नॉट टू माय लाइकिंग, कहीं पे जेंट्री अच्छी नहीं थी, कहीं पे होस्ट अच्छा नहीं था। मतलब बहुत अजीब-अजीब जगहों पे मैं रही। उसके बाद फाइनली मैंने रेंटेड अपार्टमेंट लिया। उसके बाद मैंने तब तक काम तो मेरा साथ-साथ में चल ही रहा था, पैसे जमा कर ही रही थी, इंस्टॉलमेंट पे मैंने एक छोटा-सा घर लिया। उसी दौरान क्या हुआ, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, फ़िल्मी है थोड़ी बट इंटरेस्टिंग है। क्या हुआ, उसी दौरान मुझे जय गंगा मैया का रोल ऑफ़र हुआ फ्रॉम रामानंद सागर। इट वाज़ अ वेरी बिग डील फॉर मी कि मतलब टाइटल रोल रामानंद सागर, मतलब ही इज़ सच अ बिग नेम, वो मुझे ऑफ़र कर रहे हैं। आई वाज़ वेरी हैप्पी। कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया, शूटिंग शुरू ही होने वाली थी कि किसी ने मेरे कान भर दिए। मतलब 3-4 दिन बाकी थे शूटिंग के लिए ना, हमें बड़ौदा शिफ्ट होना था उसके लिए। किसी ने मुझे बोला कि यार वहाँ का तो एटमॉस्फेयर बहुत ही बुरा है। मतलब बॉसेस आर वेरी रूड, खाने-पीने का कोई अच्छा वो ही नहीं है, रहने का अच्छा ठिकाना नहीं है, इल ट्रीटमेंट होती है, 20-20 घंटे आपको काम करना पड़ता है, मतलब पता नहीं व्हाट नॉट। ये सब सुन के मैं बहुत ज़्यादा डर गई। मुझे लगा कि यार अब किसी तरह से तो मुझे निकलना है, आई डोंट वांट टू गो देयर, मुझे फँसना नहीं है। बहुत ही घबरा गई थी। अब मैंने नी जर्क रिएक्शन मेरा क्या था, मैंने एक ना बहुत मनधड़ंग सी कहानी गढ़ दी। क्योंकि क्या है, लीगली एक बार आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया तो आप आपके ऊपर भारी पड़ सकता है इफ यू डोंट शूट, यू नो, आपकी कमिटमेंट हो जाती है। तो मैंने कहा कोई बहुत अच्छी तगड़ी कहानी बनानी पड़ेगी कि दे कैन एक्सक्यूज़ मी एंड नॉट टेक मी टू बरोडा। मैंने बोला सर को कि आनंद जी मेरे डायरेक्टर थे वहाँ पे। तो मैंने बोला कि सर ऐसा है कि मेरी ना अचानक से शादी फिक्स हो गई है एंड मेरे जो इन-लॉज़ एंड मेरे वुड बी हस्बैंड हैं वो नहीं चाहते कि मैं बॉम्बे के बाहर जाके शूटिंग करूँ। अब बेचारों की हालत ख़राब, वो टेलीकास्ट सर पे है, इतने ऑडिशंस के बाद उन्होंने किसी लड़की को फाइनल किया फॉर द टाइटल रोल, इट वाज़ अ वेरी बिग प्रोजेक्ट, दूरदर्शन पे था, मतलब उनके लिए बहुत ही मुसीबत में आ जाते अगर आई वुड हैव डन दिस। तो उन्होंने कहा एक काम करो, आप अपने इन-लॉज़ से, अपने हस्बैंड से हमारी बात करा दो, हमें उनसे मिलवा दो, हम उन्हें तसल्ली देंगे एंड इफ दे वांट दे कैन अकम्पनी यू, मतलब आप बिल्कुल सेफ हो हमारे साथ। अब मैं और फँस गई कि मतलब मैं कहाँ से झूठे-मूठे इन-लॉज़ एंड हस्बैंड कहाँ से मैं लेके आऊँ? जो एग्ज़िस्ट ही नहीं करते वो कहाँ से लेके आ जाऊँ? तब मैंने पापा को कॉल किया, डिस्ट्रेस कॉल, एंड आई टोल्ड पापा कि पापा मैं अपने झूठ में और फँसती जा रही हूँ। मैंने ऐसी-ऐसी गड़बड़ कर दी, अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इसमें से कैसे निकलूँ? तो पापा ने मुझे बोला कि बेटा एक काम करो, आप फर्स्ट शेड्यूल कर लो। अगर आपको लगता है कि जो कुछ भी आपने सुना है वो सही है, तो मैं खुद पर्सनली आके आपको बड़ौदा से लेके जाऊँगा, और अगर नहीं है तो यू कंटिन्यू शूटिंग। मैं कहा ठीक है। मैं डर के घबरा के फर्स्ट शेड्यूल के लिए चली गई एंड जो मेरा फर्स्ट शेड्यूल था ना, इट वाज़ सो गुड। जस्ट द ऑपोजिट ऑफ जो कुछ भी मैंने सुना था। ऐसा कुछ भी नहीं था। इतना प्यार वाला एटमॉस्फेयर, इतना फैमिली वाला, उन्होंने मुझे एकदम बच्चे जैसे रखा, बहुत मज़ा आया। वो मेरा करियर का पहला लेसन था प्रोफ़ेशनली, कि जब आप किसी सही रास्ते पे जा रहे हो, सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो ना, तो बहुत सारे लोग हैं जो उससे जलेंगे और वो आपको दे विल ट्राई टू पुल यू डाउन। लेकिन हमेशा ऑलवेज़ गो बाय योर एक्सपीरियंस। किसी ने क्या बोला उससे आपको, आपके कान में ये बात नहीं जानी चाहिए। आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, उससे आपको सीख लेनी चाहिए। दैट वाज़ माय वेरी बिग लेसन। Anyhow, that show was a super hit and I really enjoyed the success. And उसी से फिर मैंने वो छोटा वाला घर बनाया था, तो कहानी चलती रही। अब आते हैं चैप्टर नंबर 3, जिसने मेरी लाइफ को सेकंड गियर से सीधा फिफ्थ गियर पे पहुंचा दिया, प्रोफेशनली ऑल्सो एंड पर्सनली ऑल्सो। मेरी मैरिजेबल एज तो हो ही रही थी एंड
पापा बहुत चिंता में थे कि इसकी शादी करानी है, लड़के भी ढूँढ के लाते थे, हर किसी को मैं रिजेक्ट करती थी कि क्योंकि मैं बहुत घबराई हुई थी, मुझे शादी के नाम से भी डर लगता था, क्योंकि मेरे आस-पास हर जगह ब्रोकन रिलेशनशिप्स थी। दिस इज़ अनदर लेसन, दिस इज़ अ पर्सनल लेसन, जो मैंने अभी आपको प्रोफ़ेशनली बोला कि किसी और के एक्सपीरियंस से आप अपनी लाइफ़ की डायरेक्शन मत चेंज करो। मैं वो ही गलती कर रही थी। मैं मेरे आस-पास सारे रिलेशनशिप्स को देख के मैं डर गई थी एंड मैं भी वही स्टेप लेने वाली थी कि मुझे शादी करनी ही नहीं है। लेकिन डेस्टिनी हैड अदर प्लान्स फॉर मी। तो खैर ये मैं पापा के साथ बोल-बोल के कि नहीं मुझे नहीं करना, ऐसे होते-होते मेरे पापा गुज़र गए। ही हैड अ हार्ट अटैक एंड हम सब बच्चे पापा से बहुत क्लोज़ थे। ही वाज़ आवर बेस्ट फ्रेंड एंड ओनली फ्रेंड एंड मम्मी की तो बात ही नहीं कर सकते क्योंकि मम्मी वाज़ फिज़िकली, फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली, एवरी व्हिच वे वेरी डिपेंडेंट ऑन माय फादर। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती है, उस वक़्त भी नहीं रहती थी, अभी भी ठीक नहीं रहती है। तो शी वाज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन पापा। तो पापा के जाते ही हम सब पूरा परिवार एकदम बिखर-सा गया था। मेरी शादी हुई नहीं थी, मेरी मम्मी अनवेल, मेरी बीच वाली सिस्टर की अभी-अभी शादी हुई थी, शी हैड हर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। सबसे बड़ी वाली सिस्टर का भी मतलब सबका कुछ ना कुछ चल रहा था। सो वी जस्ट डिडंट नो हाउ टू हैंडल लाइफ, समझ नहीं आ रहा था कि किस डायरेक्शन में जाएं, कैसे क्या करें। तो मैं मम्मी को बॉम्बे लेके आ गई अपने पास। तब हमारे पूरे परिवार को हमारे गुरु महाराज जी ने संभाला, मतलब हमें मॉरल सपोर्ट दिया। जो हम वापस अपने पैरों पे खड़े हुए, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ हिम। उनकी हिम्मत, उनके मार्गदर्शन से हम लोग कुछ कर पाए लाइफ में। एंड यहाँ तक कि हमारी शादी, मेरी और करण की, जो मेरे हस्बैंड हैं, हमारी शादी भी गुरु महाराज जी ने ही की है। मतलब करण के पापा, दैट इज़ माय फादर इन लॉ, वो भी आर्मी बैकग्राउंड के हैं एंड पायलट हैं। तो वो भी गुरु महाराज जी के दर्शन के लिए आया करते थे। तो उनके बेटे से ही गुरु महाराज जी ने हमारी बात छेड़ी और हमारी एंगेजमेंट हो गई। अब क्या हुआ कि एंगेजमेंट के बाद मैं मम्मी के साथ बॉम्बे में थी एंड शादी की तैयारियां तो चल ही रही थी। उसी दौरान एक छोटा सा एड फिल्म का शूट आया, मैंने वो शूटिंग की एंड उसमें जो मेरा को एक्टर था, उसने मुझे बोला कि पता है राजश्री प्रोडक्शन पहली बार इज कमिंग अप विद टेलीविजन शो, मतलब इट्स अ वेरी बिग डील। आज तक वो फिल्म्स करते आए हैं, पहली बार वो टेलीविजन पे आ रहे हैं एंड इट्स अ वेरी बिग प्रोजेक्ट। तो उन्होंने मुझे कास्टिंग डायरेक्टर से बात कराई, उनका कास्टिंग डायरेक्टर ने मुझे लोकेशन एंड टाइम एंड डेट दे दी ऑडिशन के लिए, सब कुछ हो गया। मैं घर गई और मैं सोच के बैठ गई कि इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, इतना बड़ा नाम है, इतने सारे लोग आएंगे, मेरा कहाँ होना है सिलेक्शन, मैं तो जाऊंगी नहीं ऑडिशन के लिए, व्हाई वेस्ट टाइम। ये सोच के मैं बैठ गई। मैंने कहा, एंड अपने आप को जब आप कोई चीज़ करने से डरते हो ना, तो आप अपने आप को बहुत सारे एक्सक्यूजेस देने लग जाते हैं। तो मैंने अपने आप को एक्सक्यूजेस देने शुरू कर दिए कि मम्मी की भी तबीयत खराब है, मुझे तो मम्मी को अटेंड करना है, मैं कर भी नहीं पाऊंगी। असली बात ये थी कि मैं डर गई थी, मुझे लगा था कि मेरा होना ही नहीं है, तो वाई डू इट ओनली। आई स्पोक टू माई हस्बैंड करण ओवर द फोन एंड आई टोल्ड हिम कि ऐसा ऐसा हुआ है और मैं नहीं जा रही क्योंकि नहीं होना है। तो उन्होंने मुझे बोला कि भाई होना है नहीं होना वो तुम्हारा जिम्मा है ही नहीं, तुम वो सब क्यों सोच रहे हो, यू जस्ट गो एंड डू योर वर्क एंड कम बैक, फिनिश। जब उन्होंने ये बोला तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ ठीक है चली जाती हूँ। अब जब मैं वहाँ पे गई उनके ऑफिस, तो आधे से ज़्यादा बॉम्बे वहाँ पे पहुँचा हुआ था। सो मेनी यंग गर्ल्स यू नो वांटिंग टू गेट दैट लीड रोल। मैं तो समझ गई कि नहीं होना है, फटाफट अपना ऑडिशन दो, काम करो और भागो। ये एटीट्यूड था। लेकिन एक बात है, जब उन्होंने मुझे लाइन दी थी, मैं कैमरा के सामने थी ना, मैंने पूरी सिंसियरिटी के साथ अपनी लाइन्स बोली थी। उसमें मैंने कोई भाग-दौड़ करने की कोशिश नहीं की थी। मैंने बहुत अच्छे से वो ऑडिशन दिया एंड शायद वही सिंसियरिटी, वही लगन, वही सच्चाई राजश्री को मुझ में नज़र आई होगी।
तो एनी हाउ मैं ऑडिशन देके घर चली गई। कुछ दिन बाद मुझे कॉल आया एंड दे आस्क्ड मी टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले उन्होंने मुझे एक बात बताई जो मुझे मालूम ही नहीं थी। दे टोल्ड मी कि आपको मालूम है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले बहुत लोग थे जो ये बोल रहे थे कि रीना कपूर को नहीं लेना चाहिए क्योंकि उसने माइथोलॉजी की हुई है, फ्रेश फेस भी नहीं है, शादी होने वाली है वगैरह वगैरह। बट वी वेंट बाय आवर इंस्टिंक्ट, तो आप हमें कभी यू नेवर लेट अस डाउन। तो मैं आई जस्ट प्रॉमिस देम कि आप बस मुझे कास्ट करो एंड आई एम गोइंग टू गिव माई 100%। बस उसके बाद whatever happened that you all know, our show was such a big success and a hit and भगवान की दया से सब कुछ अच्छा हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते ही रहेंगे, स्ट्रगल होती रहेगी, चलती रहेगी। जब तक सांस है तब तक आपकी कहानी चलती रहेगी। लेकिन एक बात है कि हार्ड वर्क के अलावा कोई चीज़ आपको काम नहीं आएगी। Hope you all do best in your life. Thank you so much for having me. Bye.